और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। आरएसएस के सहसराकिया डॉक्टर कृष्ण गोपाल जम्मू पहुंच चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर में संघ परिवार की तमाम ज़ैली तंजीमों के साथ तफसीली बातचीत करने और फीडबैक लेने के लिए यहां आए हैं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल की सदारत में आज समन्वय बैठक हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस रहेगी। संघ परिवार की तमाम तंजीमों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम इजलास में विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा, एबीपीवी, सेवा भारतीय, विधेय भारतीय, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, धर्म जागरण मंच और दीगर तंजीमें शिरकत कर रही है। ये तमाम तंजीमें जम्मू कश्मीर में अपने कामकाज की तफसील आरएसएस लीडर के सामने पेश कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, ये बताएगा कि आरएसएस के अभी जो डॉक्टर कृष्णपाल जम्मू पहुंच चुके हैं और तमाम तरह तफसीलात वो हासिल कर चुके हैं। मजीद बताएं कि क्या कुछ अभी अपडेट है। देखिए, जो मीटिंग है वो तकरीबन 2:30 बजे से शुरू हुई है और जो हमें जराए कह रहे हैं कि तकरीबन 7 बजे तक ये चलती रहेगी। जो डॉक्टर कृष्ण गोपाल है वो रिव्यू कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो बीजेपी है, एबीवीपी है, जागरण मंच है या वीएचपी है, जितनी भी 12 से तकरीबन 12 संस्थाएं हैं संघ परिवार की, उन सभी की फीडबैक ले रहे हैं जम्मू कश्मीर की और इसमें लद्दाख की भी, यूटी के भी जो आरएसएस का काम है और जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां पे संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वो काम कर रही है, उसका फीडबैक ले रहे हैं। हम इस वक्त केशव भवन जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता आरएसएस की किसी भी बैठक में। ये बिल्कुल इंडोर बैठक है, तो हम केशव भवन जो है आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसके सामने हम हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियां, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए हुए हैं, जो यूनियन होम मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है पीएमओ में। इसी तरह से रविंदर रैना है जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है यूटी जम्मू कश्मीर के, अशोक कोल है जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर यूटी के, एमपी जुगल किशोर है, डॉक्टर निर्मल सिंह है, डॉक्टर कविंदर गुप्ता है जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसी तरह से संघ परिवार के बाकी संस्थाएं जो है, वीएचपी, बजरंग दल, स्टडी सेंटर, विद्या भारती, जागरण मंच और बाकी जितनी भी संस्थाएं, उनके भी हेड्स यहाँ पे हैं। एक क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल उनसे रिव्यू ले रहे हैं, उनकी फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर संघ का विस्तार किस तरह से, क्या क्या प्रोजेक्ट हमने अपनाए हैं, किस तरह से हमने काम करना है आगे चल के। खासकर जो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए मिशन 50+ जो असेंबली के लिए रखा गया है, हालांकि असेंबली इलेक्शन अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए आगे की चुनौतियां ये हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव हैं, इस तरह से म्युनिसिपल और पंचायत के पोल्स हैं यहाँ पे इस साल होने वाले हैं, तो उसके लिए आरएसएस उनको मंत्र देगी। आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो इनको मंत्र देंगे कि वो आखिर कौन कौन सी चीजें शामिल करके आगे चलेंगे, जो चुनाव में जीत के लिए क्या क्या चीज करनी है। और जो संघ परिवार है, संघ परिवार के बीच वो जो समन्वय बैठक चल रही है, उसका मेन मकसद है कि कोऑर्डिनेशन में काम करवाना है, क्योंकि जो संघ की जो मुख्तलिफ शाखाएं हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक दूसरे के साथ समन्वय से काम करे, कोऑर्डिनेशन से काम करे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करे और जो फलाही स्कीमें हैं, जो वेलफेयर स्कीम, उसको किस तरह से जमीन पर लाया जाए, किस तरह से जमीन स्तर पे लोगों को फायदा पहुंचाया गया और इस तरह से आरएसएस की सोच, आइडियोलॉजी, उनके नक्श कदम और उनकी जो बातें हैं उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाए और लास्ट आदमी तक पहुंचाए। क्योंकि जो डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, वो आरएसएस का ये मानना है कि वो हर एक आदमी को पहुंचना चाहिए, उसमें किसी भी धर्म, जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि हर एक को इसमें शामिल करना है। तो ये एक मंथन रहता है, एक फीडबैक ली जाती है कि क्या क्या हमने काम किया है पिछले 3 महीनों में, हमने कहाँ पे कमियां हुई हैं, कहाँ पे हमने और विस्तार करना है। तो ये सारा चीजें हो रही हैं। तो जो लीडर्स हैं, चाहे बीजेपी की लीडरशिप, जिस तरह मैंने कहा, सभी टॉप लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर यूटी की, वो यहाँ पे इस वक्त है, उनको रिव्यू दे रही है कि क्योंकि बीजेपी अब आगे की चुनौतियों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगी। समीर, बट ये बताएगा क्या
इस मीटिंग के दौरान असेंबली इंतखाबात के बारे में क्या कुछ तबादले ख्याल किया जा सकता है, किसी इस तरह का कोई अंदाजा? देखिए, आपने जो बात की है असेंबली इलेक्शन की, हम लगातार पहले से ही पूछते हैं इनकी लीडरशिप को कि कब असेंबली इलेक्शन, और जवाब एक ही है। जहां जहां से बीजेपी की लीडरशिप से आप बात करें, क्योंकि आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो बहुत कम बोलते हैं और वो भी यही कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉल लेना है, हमारा उसमें कुछ नहीं, हम तैयार हैं। बीजेपी की लीडरशिप तैयार है। मैं दोबारा जो कैमरामैन है वो दिखाएं आपको बीजेपी का ये आरएसएस का हेडक्वार्टर भी दिखाने की हम कोशिश यहाँ से, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा मीडिया को बहुत बाहर रखा जाता है आरएसएस की किसी भी मीटिंग में। लेकिन जो आपने सही कहा कि जो असेंबली इलेक्शन करवाने का जो है, लेकिन एक चीज मैं आपको कहूं, जो ये मीटिंग है इसमें आगे की चुनौतियां और आगे की चुनौती असेंबली इलेक्शंस भी हैं, चाहे वो इस साल नहीं हो या अगले साल हो, लोकसभा इलेक्शंस के साथ हो या उसके बाद हो, इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे। लेकिन इलेक्शंस में बीजेपी आरएसएस की एक चाहत है कि बीजेपी अपने बलबूते पे इस बार इलेक्शंस में जीत हासिल करे। उसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज भी अब इकट्ठा हो रही है, नेशनल लेवल पे पार्टीज इकट्ठा हो रही है। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी, बिल्कुल समीर, बट इन तमाम मीटिंग से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन मीटिंग्स के दौरान, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज भी मुत्तहिद हो रही है और एक जगह पर बैठ के वो भी कई सारे मीटिंग्स कर चुके हैं और आगे भी मीटिंग्स करने जा रहे हैं, और इस तरह से आज भी आरएसएस का यहां पे सम्मेलन हुआ है और इन मीटिंगों से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात के लिए कुछ बेसिस तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आसानियां पैदा हो सकती है। बहरहाल समीर भट्ट, तमाम तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि तकसीम करने वाली सियासत मणिपुर में तशद्दुद के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वजीर आजम ने भी इस मामले पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है कि एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है, वो सबका है। किस शक्ल से आप उसको देखना चाहते हैं वो आप तक है। आप उसको मंदिर में देखना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद में देखना चाहते हैं, गुरुद्वारा वही है। और उसके बाद भी हम लोगों को बांटा जा रहा है। मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। उनने इसका जवाब दिया है, उनने भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। पार्लियामेंट में कहने के बाद उन्हें हमें भी सुनना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि हमें मौका देंगे वो पार्लियामेंट में इसमें बात करना। हमने किसी की तनकीद नहीं करनी है, मगर अपने दिल के हालात उनके सामने पेश करने हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के 6ठे फार्म का मुआयना किया। यहां काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का कैनेप्स कल्टीवेशन फील्ड वाक़ है। जितेंद्र सिंह ने इंस्टीट्यूट में भांग की काश्त के तरीकों और भांग के पौधों पर होने वाली तहकीकी काम के बारे में मालूमात हासिल किए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भांग की तहकीक का यह मरकज पूरे भारत में अपनी नौइयत का पहला इदारा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी इस प्रोजेक्ट में शख्सी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर के अफसोसनाक वाक़े को लेकर अपोजिशन सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ताहम कहना था कि अपोजिशन का नया इत्तेहाद हुकूमत के लिए कोई नया चैलेंज नहीं खड़ा कर सकता है। जितेंद्र सिंह ने पुलवामा हमले पर शक व शुबहात का इजहार करने पर ममता बनर्जी को निशाना बनाया और कहा कि ऐसी बयानबाजी से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले वाकई पस्त हो जाते हैं। Opposition is trying to find politicking out of it. I think it is for all of us to rise above this, because it is certainly, as Prime Minister said, this is something the entire nation should feel concerned about. And if we try to draw politics out of it, that means somewhere we are actually losing that sense of proportion which we should have exercised. जब प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मुझे लगता है उसके बाद कुछ उस बात में जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, सारे देश ने सुना
कि जो भी हुआ है उससे सारा देश शर्मसार है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा. The whole of the nation is aware of what happened in Pulwama and the manner this was avenged also by this government. Instead of taking pride in that, we are trying to denigrate our forces, our nationalist sentiment, and above all, the clear and sincere intent of Prime Minister Modi. कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स डीडीसी सदूर और सरकर्दा कारकुनान की एक मीटिंग श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत पीसीसी सदर वक़ार रसूल वानी ने की. जम्मू कश्मीर में आइंदा अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन और पंचायती चुनाव पर मीटिंग में तफसीली तबादुल ख्याल हुआ. वक़ार रसूल वानी ने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो लोकल बॉडी, पंचायत, असेंबली और पार्लियामानी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए. इस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा समाजी व सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस रही. जेकेपीसीसी के साबिक सदर पीरजादा मोहम्मद सईद, जीएन मोंगा, मोहम्मद अनवर भट्ट, सुरेंद्र सिंह चन्नी ने भी इस इजलास में खिताब किया. मीटिंग का अनुमान जो है वो आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो सारे ही ड्यू हैं. असेंबली का इलेक्शन में 6ठा साल हो गया, अभी तक हुए नहीं, लेकिन इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकता है, उसकी तैयारी के बारे में. पार्लियामेंट का इलेक्शन अगले 6-7 महीने में ड्यू है, वो भी होगा ही, उसकी तैयारी की बात है. इसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शंस हैं, उसकी तैयारी की बात है. तो सब डिस्ट्रिक्टों से 2-2, 3-3 जो सीनियर्स हैं उनने बात रखी और हमारा 6 अगस्त को एक कन्वेंशन है जिसमें हमने पीआरआई सारे बुलाए, सरपंच, पंच, म्युनिसिपल काउंसलर्स जो भी कांग्रेस के हैं, सबको हमने 6 अगस्त को एक टाइम दिया है, टेंटेटिव टाइम फिक्स किया है कि एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होगा हमारा. ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल. जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पार्टी हेड ऑफिस श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया. रियासती सदर रकीबुल रशीद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ज़हूर कादरी, पार्टी के दीगर अरकान इस मौके पर मौजूद रहे. जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो 17 अगस्त को अपनी पहला यौम तासीस मनाएगी. इस मौके पर आइंदा ULB म्यूनिसिपल पंचायत और असेंबली इंतखाबात के लिए मैंडेट का ऐलान भी करेंगे. लीडरों ने पार्टी की सरगर्मियों से मीडिया को वाकिफ कराया. 12 अगस्त जो आने वाला है, तो उस दिन हमारी पार्टी को 1 साल पूरा हो जाएगा. उस दिन हम एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं और जैसे कि हम 1 साल से लोगों के बीच में बोलते आ रहे हैं कि हम यूथ को आगे ले लेंगे, व्हाइट कॉलर पर्सन्स को आगे ले लेंगे, और रिसेंटली हमने एक मैंडेट अनाउंस किया है, हु इज द फर्स्ट केएस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो 17 अगस्त तक हम सारे मैंडेट अपने अनाउंस करेंगे, काउंसलर्स की लिस्ट दे देंगे और लोग ये देखेंगे कि हमारी पार्टी ने जो वादे किए थे कि यहाँ के यूथ को मौका दिया जाएगा, व्हाइट कॉलर पर्सन्स को मौका दिया जाएगा और हमारी पार्टी में उनको जगह मिलेगी जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा. तो उस वादे को मतलब पूरा करेंगे हम, ताकि लोगों के बीच में जो उन्होंने हम पे भरोसा किया हुआ है, और इस टाइम तक हमने 50,000 से ऊपर मेंबरशिप क्रॉस की है जम्मू कश्मीर में. तो हम 17 अगस्त को पूरे अपने मैंडेट्स जो 90 सीट्स पे हैं वो अनाउंस करने वाले हैं. मुहर्रम के पेश नज़र जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर गुलाम मोहम्मद मीर ने पार्टी के यूथ सदर सईद ताजुल्ला अंद्राबी के हमरा आज त्राल के पनीर जागीर गांव का दौरा किया और शिया बरादरी को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया. इस मौके पर JM मीर ने कम्युनिटी के साथ कई चीजों पर तबादुल ख्याल किया और हुकूमत से अपील की कि वो लोगों के लिए पानी, बिजली समेत तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखे ताकि इन मुतबरक अयाम में अज़ादारान को तकलीफात का दरपेश न हो. यहाँ आने का मेरा मकसद ये है कि आज मुतबरक अयाम है, यहाँ के लोगों के लिए, हमारे लिए मुतबरक अयाम है. यहाँ ये इमाम बाड़ा है, यहाँ मैंने देखा सेहत सफाई होनी चाहिए. यहाँ पर ये मैं इस्तदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सफाई सुथराई का खुसूसी इंतजाम होना चाहिए, मेडिकल टीम होनी चाहिए यहाँ पर, और इंटरप्शन फ्री पावर सप्लाई होनी चाहिए इनको, और ये पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए अवेलेबल इनके लिए. क्योंकि यहाँ जो ये तकरीब होती है अज़ादारों की 10 तारीख को, यहाँ तो दक्षिणीपोरा से भी काफ़ी तादाद में ज़ाहिर आते हैं, अज़ादार आते हैं.
करगिल सड़क हादसे में भलेसा के 3 मजदूर शामिल हैं। तीनों की शिनाख्त एजाज अहमद, इरशाद अहमद और अब्दुल क़य्यूम के बतौर की गई है। तीनों किसी काम के सिलसिले में करगिल में कार के जरिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार दरिया में गिर गई। हालांकि कार को दरिया से निकाल लिया गया, लेकिन इन अफराद का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। डोडा और करगिल इंतजामिया से रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कसर न रखने की मकामी लोगों ने अपील की। पेश आया जिसमें कुल 5 मुसाफिर थे। 5 में से 2 श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं और 3 लोग जो हैं चिल्ली भरेज से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी तक जो है उन लोगों को ढूंढा नहीं गया है। भलेसा के 3 नौजवानों की डेड बॉडी जो है वो अभी नहीं मिली है। वहाँ हम जो इंतज़ामिया है यूटी लद्दाख को बहुत कोशिश कर रही है, मज़ीद कोशिश करने की पूरी आवाम जो है वो अपील कर रही है ताकि उन नौजवानों को जल्द तलाश करके उनके लवाहकीन के हवाले किया जाए। जिला रामबन की गूल तहसील के धर्मकुंड इलाके में आज एक बड़ा हादसा टल गया। यहां जिप्सम की कानकनी होती है। इस काम में लगी एक जेसीबी मशीन और डंपर मलबे में दब गए। जमीन खिसकने के नतीजे में यह हादसा हुआ। परलंका में जिप्सम निकाला जाता है। ये गाड़ियां जिप्सम की चट्टानों में दब गई, जिसके नतीजे में जेसीबी और डंपर का ड्राइवर जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से दोनों ड्राइवरों को मलबे से निकाल लिया गया है। दलाई लामा की तालीमात सुनने के लिए हजारों की तादाद में अकीदतमंद, जिनमें मकामी, गैर गैर मुल्की शामिल हैं, शेर सवाल में जमा हुए हैं। अकीदतमंदों की सहूलियात के लिए बड़ी स्क्रीन और अंग्रेजी, वियतनामी, हिंदी, मंगोल, रूसी और तिब्बती जबानों में तर्जुमे की सहूलियात भी दस्तयाब थी। कल सुबह लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोनपा एसोसिएशन की तरफ से दलाई लामा की लंबी उम्र की दुआ की जाएगी। बांदीपुरा में 14 आरआर बटालियन ने आज उन अफराद के लिए इस्तकबाला प्रोग्राम रखा जिन्होंने हाल ही में हज का मुकद्दस फरीजा अंजाम दिया। इस तकरीब का मकसद हाजियों के रूहानी सफर से फैज हासिल करना और समाज में इत्तेहाद को फरोग देना था। यहां मुनक्किद तकरीब के दौरान हुज्जाज किराम का कहना था कि जहां वो एक अहम फरीजे की अदायगी पर काफी खुश है, वहीं उन्होंने इस मुकद्दस फरीजे के दौरान अमन व अमान के लिए आलम के लिए खुसूसी दुआएं की। से बढ़ता है, मोहब्बत से बढ़ता है। वही आप भी और हम भी अमन की दुआ करके ले आए हैं, वहाँ से भी और यहाँ भी अमन की दुआ करते हैं। और आपका भी शुक्रिया करते हैं, आपने यहाँ आप बुलाया है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको भी अल्लाह और हमको भी अल्लाह प्यार, मोहब्बत और अमन से जीने की तुझे दे और आगे भी जीने, एक दूसरे को मदद करने की, और जियो और औरों के लिए जियो। बस इतना है लास्ट में। तमाम हाजी साहिबान ने दुआ की कि पूरे अमन में पूरे आलम में शांति हो, और तमाम बीमारों के लिए दुआ की, बेजोड़ों के लिए दुआ की, इसी तरह जो बे औलाद हैं उनके लिए भी दुआ की गई। अल्लाह करे सबों का ये हज कबूल हो जाए। जिले रामबन के सयाती मकाम वादी मोहमंगत में पहली बार इंडोनेशिया से आए एक गैर मुल्की सयाह के आने से वादी मोहमंगत की नई पहचान बनी हुई है। फौज, सिविल इंतजामिया और महकमे सयाहत की काविशों के नतीजे में सयाहों की बड़ी तादाद आदि मोहमंगत का रुख तो कर रही है, लेकिन इस दौरान किसी गैर मुल्की सयाह का आना निहायत की खुशी की बात है। इंडोनेशिया से आई खातून ने वादी मोहमंगत के दिलफरेब मनाजिर की तारीफ की और मकाम कल्चर व लोगों की मेहमान नवाजी को भी बहुत ज्यादा सराहा गया। इस दौरान उन्होंने आर्मी, मकामी ट्रैकर व दीगर मेजबानों का बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह की वादी मोहमंगत कुदरत की बेइंतहा हुस्न से मालामाल है और इस जानिब सयाहों का आना सयाहत के साथ साथ मकामी माइशत के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकता है। Nice. The vibe is nice, and also the people is also nice. So I love this really this village also. I mean, like, it's so pure for me. Like, to see the kids playing by the river is very pure. I mean, like, it's not fake things. I love it because I love village life. Like, this is not tourism, fake tourism. No, this is real. This is real. Yes, I love it.
सुल्तान फुकरा रहीम बादशाह की दरगाह वाक़ा सफापुरा गांदरबल में उनकी याद में एक सूफी महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया। ये महफिल गुज़श्ता रात से जारी है। इस दौरान मारूफ गुलकारों ने सूफियाना कलाम पेश किया। काबिल जिक्र बात यह है कि सूफी मौसीकी की रिवायत कश्मीर में महफूज हो जा रही थी, ताहम रहीम बादशाह की दरगाह पर आज ये रिवायती सिलसिला 20 बरस के बाद बहाल किया गया, जिसका मकसद कश्मीर में सूफी तहजीब व सकाफत, सूफी मौसीकी की बका और उसको फरोग देना है। रहीम बादशाह सफापुरी जो 18वीं सदी के बाद में पैदा हुए और वफात उनका 19वीं सदी के आगाज में हुआ। ये परंपरा यहाँ रही है तब से। उनके वफात के बाद चाडूरा से यानी उस इलाके से, सोपोर के इलाके से लोग आते हैं और आते थे और 89 तक बड़े धूमधाम से ये 4-5 दिन ये मेला यहाँ लगता था, जिसमें बाथोरा के जो कलाकार हैं, जो फोक आर्टिस्ट्स हैं, वो बड़े अक़ीदत के साथ यहाँ सूफियाना मौसीकी पेश करते थे। रहीम बादशाह को खराज अक़ीदत पेश करते थे। नाते और मनकबत और कवालियों का दौर चलता था और नाटक जो फोक नाटक हैं उनके वो पेश किए जाते थे। इस साल करीबन पिछले 2-3 साल से हमारी ये कोशिश रही है कि चाडोरा इलाके से, बाथोरा से जो करम बुलंद फोक थिएटर है या उसके साथ जो भी जुड़े लोग हैं वो यहाँ आते हैं 22 जुलाई की शाम को और रहते हैं 23 जुलाई तक। और मुख्तलिफ एक तो रंगारंग पेश, जैसे मैंने कहा कि वो प्रोग्राम पेश करते हैं। तो नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।